नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम एक विचित्र दौर में हैं जब जनता की चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होने से भाग रही है, जब एक ताकतवर प्रधानमंत्री देश के बुनियादी सवालों से नजरें चुरा रहे हैं, जब जनता की सबसे खूबसूरत प्रतिनिधि सभा संसद नहीं लगती, सवाल जैसे सवाल नहीं बच गए हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे दोस्तों को यह बुरा लग सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के लिए भयावह साबित हुए हैं। उनके पास दूरदर्शिता का घोर अभाव है। वो कॉरपोरेट लॉबी के भयानक दबाव में नजर आते हैं और अरबपतियों के हिसाब से अपनी नीतियां बना रहे हैं। इस सरकार में न किसानों को कोई सुनने वाला है, न नौजवानों को, न मजदूरों को और न मजबूरों को। जो सबसे भयावह है वो ये कि पूरा मीडिया इस पर विभत्स तरीके से खामोश है। मोदी जी को सवालों से बचाने के लिए टीवी के बड़े बड़े संपादक अपने संवाददाताओं से महिलाओं का पीछा करा रहे हैं, स्टंट करा रहे हैं, मारपीट करा रहे हैं। अगर दिन भर टीवी चैनल देख लें तो लगेगा ही नहीं कि देश के नौजवान सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, सरकार का कोई विरोध हो रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, कारखाने बंद हो रहे हैं, महंगाई बेलगाम है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। टीवी पर चारों तरफ रामराज आया हुआ है, बागों में बहार है। ऐसे में कुछ लोग बहुत साहस और साफगोई के साथ सलीकेदार लहजे में अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स है राकेश कायस्थ। मेरी राय में राजनीतिक व्यंग्य हिंदी में उनकी तरफ बहुत कम लोग लिख सकते हैं। उनके किताब प्रजातंत्र के पकौड़े अपने आप में लाजवाब है। राकेश जी बहुत कम व्यंग्य की लीक छोड़ते हैं और ऐसा वो तभी करते हैं जब हालात से बहुत आहत और बेचैन होते हैं। हाल ही में उन्होंने जो लिखा है उसको पढ़े जाने की जरूरत है और पढ़े जाने से ज्यादा समझे जाने की जरूरत है। भारत महामारी से निपटने में दुनिया के सबसे पिछड़े देश के तौर पर स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी इस मोर्चे पर नाकाम और नादान दोनों बनकर उभरे। कई मंत्रियों और विधायकों तक के इलाज में लापरवाही के कारण जान गई। रेल राज्य मंत्री का महामारी से निधन स्तब्धकारी और पूरे देश का मनोबल तोड़ने वाला है। यही मौके होते हैं जब सर्वोच्च नेता से उम्मीद होती है कि वो देश के सामने आएगा और अभिभावक की तरह बताएगा कि परिस्थितियां गंभीर हैं, फिर भी हम सब एक हैं। प्रधानमंत्री दर्जन भर बार पहले ही बोल चुके हैं, अपना नया लुक और मोर का नाच देश को दिखा चुके हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि केंद्र सरकार ने समय रहते हुए लॉकडाउन कर दिया, इसलिए हालात संभल गए। बाकी अब आप लोग आत्मनिर्भर बनकर अपना अपना देख लीजिए, हमें जो करना था कर दिया है। जब राष्ट्रीय आपदा में हेडलाइन मैनेजमेंट के अवसर ढूंढे जाएंगे तो फिर इस देश के लोगों को निर्भीक होकर सच बोलना ही पड़ेगा और याद दिलाना पड़ेगा कि अब तक क्या क्या इस देश में घटा है। भारत में पहला केस 30 जनवरी को आया था। पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बज चुकी थी, लेकिन भारत में तमाम केंद्रीय मंत्री यह दावा करने में जुटे थे कि इस संकट का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, देवी देवता बचा लेंगे, पापड़ चटनी मुरब्बे से महामारी का कीड़ा मार डालेंगे और भी पता नहीं क्या क्या। फरवरी के तीसरे हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में अहमदाबाद में लाखों लोग जुटाए गए। अमेरिका से ट्रंप के साथ आए सैकड़ों लोगों में से किसी की भी जांच नहीं की गई, जबकि अमेरिका उस वक्त दुनिया का सबसे प्रभावित देश था संक्रमण से। अब सरकार ने भी संसद में मान लिया है कि सचमुच में कोई जांच नहीं की गई थी। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। विदेश से रोजाना हजारों लाखों की तादाद में आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग और उन्हें क्वारंटीन करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। इस बात की पुष्टि आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों से कर सकते हैं। हम लोगों में से हर व्यक्ति का कोई ना कोई करीबी, परिचित, पड़ोसी, रिश्तेदार इस दौरान विदेश से वापस आया। एक आध जगहों पर जांच की खानापूर्ति तो की गई, लेकिन क्वारंटीन जैसा गंभीर कुछ नहीं हुआ। मार्च के तीसरे महीने प्रधानमंत्री अचानक टीवी पर अवतरित हुए तो पूरे देश ने इस तरह तालियां पीटी जैसे क्लाइमेक्स सीन में हीरो की एंट्री पर पीटी जाती है। उसके बाद शुरू हुआ किस्तों में हेडलाइन मैनेजमेंट का सिलसिला और यह सिलसिला जारी है। पहले जनता कर्फ्यू, ताली थाली, फिर कैंडल। अगला कदम क्या होगा आगे किसी को पता नहीं।
जो प्रधानमंत्री आज राज्यों को लॉकडाउन पर फैसला खुद लेने के लिए कह रहे हैं, उन्होंने एक तरफा ढंग से पूरा देश बंद करने का ऐलान कर दिया था, बिना किसी को भरोसे में लिए हुए। और मुख्यमंत्रियों ने जब कहा कि हमसे भी पूछिए, तो उन्हें हवा में उड़ा दिया। मार्च में चलती हुई संसद के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आप बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। तब बीजेपी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था और जबरदस्त तरीके से उड़ाया था। इसके नतीजे में सामने आया देश के बंटवारे के बाद हुआ सबसे बड़ा पलायन, जिसमें न जाने कितने गरीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री के मुंह से इन गरीब लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। एक इश्तिहारी विश्व नेता अपने लाखों नागरिकों से नजर चुरा रहा था, लेकिन फूहड़पन की हद तब आई जब सरकार महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर इंतजाम करने की बजाय तबलीगी जमात के आंकड़े जुटाने में लगी रही। इसके आंकड़े अलग से गिनकर रोज टीवी वालों को बताए जाते रहे। किताबी विश्वगुरु भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बना जिसने महामारी की आपदा में समाज के भीतर सांप्रदायिक विभाजन का अवसर ढूंढा। जब महामारी के फ्रंट पर देश राम भरोसे हो गया, तो प्रधानमंत्री जी ने रामलला के दरबार का रुख किया। धूमधाम से पूजन हुआ और वहां मौजूद महंत समेत कई लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। आप जानते हैं, तबलीगियों को संक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला गोदी मीडिया आपको त्रेता युग में ले जाकर अगले कई दिनों तक अखंड राम कथा सुनाता रहा। बड़े बड़े एंकर पत्रकार चारण भाट बनकर अपनी मूर्खता और संवेदनहीनता का भौंडा प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले 6 महीने में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ था। जीडीपी -24 तक नीचे गिर गई, लेकिन सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सरकार ने इस दौरान 2 ही काम किए। पहला, हेडलाइन मैनेजमेंट और इस बात की व्यवस्था कि पंचायत से लेकर राज्य स्तरीय तमाम चुनावों में फायदा मिलता रहे, और दूसरा, असहमत लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाना, जेलों में डालना, उन्हें सताना। हर दूसरे दिन किसी न किसी ऐसे आदमी के घर छापा पड़ रहा है जिसने सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की जुर्रत की हो। इसमें 22 बरस के छात्र से लेकर 62 साल के प्रोफेसर, मानवाधिकार कार्यकर्ता और किसान नौजवान तक शामिल हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। जब मामले कम थे, तब देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमण पर जीत हासिल करने का श्रेय लेने की होड़ चल रही थी। कमाल कर देने की हेडलाइन मैनेजमेंट के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। लोग सड़कों पर मर रहे थे और प्राइवेट अस्पताल दोनों हाथों से लूट रहे थे। टीवी वाले उनका प्रचार कर रहे थे। और जब यह सब चल रहा था, तो मोदी मोर को दाना चुगा रहे थे, बत्तख के साथ हवाखोरी कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठकर उपन्यास पढ़ रहे थे। ऐसे मौके पर आजाद भारत के सबसे बड़े प्रॉब्लम शूटर अमित शाह ने सीन में एंट्री मारी। गोदी मीडिया, आईटी सेल और भक्त भाव विह्वल हो उठे, ताली पीटने लगे। माहौल यह बनाया गया कि केजरीवाल सरकार ने सब कबाड़ा कर रखा था, अमित शाह सब ठीक कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश अमित शाह खुद ही संक्रमण के शिकार हो गए और उसके बाद अज्ञात कारणों से वो कई बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। देश इस समय एक तरह से बिना गृह मंत्री के चल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहां है आपको नहीं पता, लेकिन सुबह शाम ट्वीट करने वाले पीएम मोदी या उनकी सरकार ने न तो गृह मंत्री का कोई हेल्थ बुलेटिन जारी किया और ना ही यह बताया कि शाह जी की स्थिति अब कैसी है। ऐसा लग रहा है कि भारत बहुत जल्दी अमेरिका को पीछे छोड़कर संक्रमण के मामले में पहले नंबर पर आ जाएगा। डर से परे अब मौत हर घर के दरवाजे पर खड़ी है और खौफ के बीच आपदा में अवसर की नई कहानियां सुबह, दोपहर और शाम अनवरत लिखी जा रही है। यह गांधी का देश है, माना, लेकिन क्या वाकई हमारा सत्य से कोई वास्ता है? पुरखों ने अथक परिश्रम से प्रगतिशील राष्ट्र गढ़ा था। उसके कब्र पर खड़ा सदियों पुराना सामंती भारत अट्टहास कर रहा है। वही भारत जिसमें किसी एक आदमी के नायकत्व, शेखी और हनक की कीमत पूरी आबादी को चुकानी पड़ती थी। फिर उसी हारे हुए राजा के शान में लिखी गई कपोल कल्पित कहानियां और चारण गान सदियों तक दोहराए जाते थे। हम अपने इतिहास को बार बार दोहराने और भुगतने के लिए शापित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को इतिहास के उसी खंडहर में खड़ा कर दिया है और देश ताली पीटे जा रहा है, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति लाइक अभी के अभी कीजिए और हमारे वीडियो लिंक्स को अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर साझा कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।